हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम तेज। आशा करता हूं आप सभी लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लोग कल के एग्जाम पे बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे। दोस्तों, कल जिनका एग्जाम है उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ NCL HEMM ऑपरेटर का सैंपल पेपर नंबर 5। इसके पहले मैंने सैंपल पेपर 1 से लेके सैंपल पेपर 4 तक की वीडियो चैनल पे अपलोड कर दी है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप सब लोग उन वीडियो को भी देखिए। दोस्तों, आप सब लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। बहुत इजी है और इसका राइट आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित प्रक्षेपास्त्र है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर आधारित प्रक्षेपास्त्र है नांग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IAA का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा IA का फुल फॉर्म होता है इंडिया एविएशन एकेडमी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है तो बैकानूर से छोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष जो है तो किसे कहा जाता है? शंकराचार्य जी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंध महाद्वीप जो है तो अफ्रीका को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने जय विज्ञान का नारा दिया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड की टाइमिंग देता हूँ। आप सभी लोग सोचें और इसके आंसर को बताएं। तो इसका राइट आंसर रहेगा श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान का नारा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा साम वेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। साम वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की एक प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा उड़ान योजना जो है तो नागरिक विमानन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, उड़ान कैसे संबंधित होती है? नागरिक विमानन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम चेंजर पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि गेम चेंजर पुस्तक के लेखक है शाहिद अफरीदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा।
तो आप सब लोग जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस देश को माना जाता है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7 पहाड़ियों का नगर जो है तो यूरोप के रोम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठिन काव्य का प्रेत किस लेखक को कहा जाता है? आपको बताना है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आचार्य केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? आपको बताना है कि रात की रानी किस खगोलीय पिंड को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की रिफॉर्म की राजधानी कहा जाता है? तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत की रिफॉर्म की राजधानी है नेल्लूर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की महान दीवार का निर्माण किसने कराया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा चीन की महान दीवार का निर्माण जो है तो किसने कराया था? सी हुआंग टी ने कराया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा एंगुलिस्ता टॉरिसेली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अफगानिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा यानी कि LIC का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो आप सब लोग जानते होंगे कि LIC का मुख्यालय जो है तो मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर रहेगा सर आइजैक न्यूटन जी का जन्म जो है तो कहाँ हुआ था? बोल्स स्टॉर्प में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बोल्स स्टॉर्प पे हुआ था जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, सर आइजैक न्यूटन का जन्म कहाँ हुआ था? बोल्स स्टॉर्प पे हुआ था जो कि इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुमा नामक जंतु कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा पुमा नामक जंतु जो है तो अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बकिंघम प्लेस कहाँ पर स्थित है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर रहेगा द बकिंघम प्लेस जो है तो इंग्लैंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा गायत्री मंत्र की रचना जो है तो विश्वामित्र जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्स किरणों की खोज जो है तो W के रॉन्टिजन जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से है? आपको बताना है कि कैवल्य शब्द का संबंध किस धर्म से है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कैवल्य शब्द का संबंध जो है तो जैन धर्म से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम रोमर ने नापा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। आपको बताना है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा HIV पीड़ितों के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिएगा। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, HIV पीड़ितों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। आपको बताना है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर रहेगा शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे व्यक्ति किसकी सहायता से अक्षरों को पढ़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा अंधे व्यक्ति जो होते हैं तो ब्रेल लिपि की सहायता से अक्षरों को पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा राज्य की कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लेटना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ होता है जलन होना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उज्ज्वल में क्या उपसर्ग है। आपको बताना है कि उज्ज्वल शब्द में क्या उपसर्ग होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा उज्ज्वल शब्द में जो उपसर्ग है तो क्या है, उत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रण से विमुख इसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा रण से विमुख, इसका एक शब्द में आंसर होगा रण विमुख। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुरलीधर किसका पर्यायवाची है। आपको बताना है कि मुरलीधर किसका पर्यायवाची है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि मुरलीधर किसका पर्यायवाची है, कृष्ण का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इन सभी चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, साहित्य को हमेशा इसी तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अज्ञे जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत दुर्दशा किसकी कृति है, यानी आपको बताना है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्गुण का संधि रूप क्या होगा। आपको बताना है कि निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा, नियर प्लस गुण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या होती है 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिटाई में प्रत्यय है। आपको बताना है कि पिटाई शब्द में क्या प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पिटाई शब्द में क्या उपसर्ग है, आई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब इंग्लिश के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि इन सभी चार विकल्पों में कौन सा विकल्प सही लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शेक्सपियर को हमेशा किस टाइप से लिखा जाता है, SHAKESPEARE, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि एक्यूरेंस मीन्स क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्यूरेंस मीन्स होता है घटना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी वाज ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन पे किस आर्टिकल का यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई टीचर हैज बिन सिक लास्ट मंडे। आपको बताना है यहाँ पे किस प्रेपोजिशन का यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे हमेशा सिंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है।
तथा 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस लौटता है तो हमें पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी थी ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम नगर ए और नगर बी को ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे नगर ए मान लिया और यहाँ पे हमने मान लिया नगर बी। तो क्वेश्चन पे बोला है एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक यानी कि ए से बी तक किस रफ्तार से जाता है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है वापस किस रफ्तार से लौटता है यानी कि बी से ए तक किस रफ्तार से लौटता है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमें क्या करना है कि औसत चाल ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग को औसत चाल की फॉर्मूला पता होगा। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग सोचें और बताएं। तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा कि औसत चाल का फार्मूला होता है 2xy बटे x प्लस वाई। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे x और y तो दिया नहीं है, तो हम क्या करते हैं नगर a से b तक की औसत चाल को x मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 63 किलोमीटर प्रति घंटा और y को हमने क्या मान लिया यानी कि नगर b से नगर a तक की चाल को हमने क्या मान लिया y। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 42 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल गई। तो अब हम क्या करते हैं औसत चाल के फॉर्मूले पे x और y की वैल्यू को रख देते हैं तो आंसर आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे औसत चाल बराबर 2x की वैल्यू को हमने क्या माना था 63, y की वैल्यू को हमने क्या माना था 42 और इसके बाद क्या था x प्लस वाई यानी कि 63 प्लस 42। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 63 और 42 को आपस में जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 63 इंटू 42 और यहाँ पे आ जाएगा 105 आ जाएगा। अब क्या करते हैं 21 से इसे काट देते हैं। तो बताइए कितना कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 पंचे 105 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 21 तियाँ 63। अब क्या करते हैं 2 तियाँ 6 और 42 का आपस में गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 42 का आपस में गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 252 और बटे में 5 तो रहेगा ही और यहाँ पे क्या रहेगा औसत चाल। तो आप सभी लोग बताएं अब औसत चाल कितनी आएगी। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 55 25 यहाँ पे 0 बचा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 500 और यहाँ कितना आ जाएगा 5 को 20 यानी कि 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 हो तो सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके पहले भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराया था। यदि आपने हमारी उनसे रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा, आप वहां पे जाके मैथ्स की सारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बीच वाली संख्या को ज्ञात करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या बोला है 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग 1350 है। तो आप सभी लोग बताएं इसकी बीच वाली संख्या कितनी आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीच वाली संख्या। आप सभी लोग सोचें और बताएं यहाँ पे बीच वाली संख्या क्या आ सकती है। तो आप सभी लोग का आंसर रहेगा बीच वाली संख्या रहेगी 1350 बटे 3 यानी कि जब हम 1350 में 3 का भाग दे देंगे तो हमें बीच वाली संख्या पता चल जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 चौको 12 3 5 15 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बीच वाली संख्या कितनी आ गई 450। अब क्वेश्चन पे बोला सबसे छोटी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे हम। तो सबसे छोटी वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम करेंगे जो बीच वाली संख्या है ना उससे हमेशा एक को घटा देते हैं। आई रिपीट, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं बीच वाली संख्या में से एक को घटा देंगे तो सबसे छोटी आ जाएगी और यदि एक को जोड़ देंगे तो सबसे बड़ी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कितनी आ जाएगी 450 माइनस 1 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 449। इसी टाइप से सबसे बड़ी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी आप सभी लोग बताएं।
तो आप सभी लोग का जवाब रहेगा 450 में यदि हम 1 को जोड़ देंगे तो हमें सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कितनी आ गई 449 और सबसे बड़ी संख्या आ गई 451। अब क्वेश्चन पे बोल रहा है इनका योग कितना होगा, हमें बताना है। ठीक है, आई होप आप सभी लोग इतना समझ गए होंगे। आप सभी लोग सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या को देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बोल रहे हैं सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या का योग कितना होगा। तो अभी हमें कितना पता था, सबसे छोटी संख्या कितने थे 449 और सबसे बड़ी संख्या कितने थे 451। और क्वेश्चन पे क्या बोला, इनका योग यानी कि इन दोनों को जोड़ना है। तो आप सभी लोग इनको जोड़ें तो कितना आएगा, इनको जोड़ने के बाद आ जाएगा लगभग 900, यानी कि 900 इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि किसी कस्बे की जनसंख्या 4000 है, जिनमें से 3000 लोग अंडे खाते हैं, 2000 लोग मांस खाते हैं तथा 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। इस कस्बे में शुद्ध शाकाहारी लोग कितने हैं, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया होगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, किसी कस्बे की टोटल जनसंख्या कितनी है 4000 है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल पॉपुलेशन। दोस्तों आप सभी लोग समझ जाइए, यहाँ पे मैं शॉर्ट पे लिखूंगा। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000 है। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 3000 लोग अंडे खाते हैं। क्या बोला है, 3000 लोग अंडे खाते हैं तथा 2000 लोग मांस खाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अंडे को ई से डिनोट करूँगा, ई मतलब एज। ठीक है, तो अंडे कितने लोग खाते हैं 3000 लोग अंडे खाते हैं। ठीक है, इसके बाद मांस कितने लोग खाते हैं, मांस को हम एम से डिनोट करेंगे। तो मांस कितने लोग खाते हैं 2000 लोग खाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। तो हमें बताना है इस कस्बे में शुद्ध शाकाहारी लोग कितने हैं। तो हम यहाँ पे वेजिटेरियन लिख देंगे, वेजिटेरियन यानी कि भी से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे वेजिटेरियन आ गए। अब इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है 1500 लोग अंडे व मांस दोनों खाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का सिंबल लेंगे। अब क्या करेंगे, अंडे खाने वाले लोग व मीट खाने वाले लोग, ठीक है, इनको आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पे वेजिटेरियन को हमें पता नहीं है वेजिटेरियन कितने हैं, जबकि अंडे व मांस खाने वाले लोग कितने हैं 1500 हैं। बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3000 और 2000 कितना आ गया 5000। 5000 में से यदि हम 1500 को घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3500। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा वेजिटेरियन। और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन कितनी है 4000 है, आप सभी लोग देख ही रहे हैं। तो आप सभी लोग बताएं अब वेजिटेरियन कितने आएंगे। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा वेजिटेरियन बराबर 4000 माइनस 3500, यानी कि वेजिटेरियन लोगों की संख्या कितनी है 500, यानी कि शाकाहारी लोग कितने हैं 500 लोग हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 80 रुपये अंकित मूल्य के छाते को 68 रुपये में बेचा गया तो छूट की दर कितने प्रतिशत थी, हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है 80 रुपये के छाते को 68 रुपये में बेचा जाता है। तो आप सभी लोग बताएं इसमें छूट कितने मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे छूट की राशि, यानी कि डिस्काउंट की राशि कितनी हो जाएगी, तो 80 माइनस 68, यानी कि 12 रुपये जो है तो हमें छूट की राशि प्राप्त हो गई। तो हमें बताना है कि छूट की दर कितने प्रतिशत होगी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि लाभ और हानि की गणना किस मूल पर की जाती है, हमेशा क्रय मूल पर की जाती है। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी लगेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छूट की दर बराबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12/80 इंटू 100। दोस्तों यहाँ पे जो 80 है ना, यही यहाँ पर क्रय मूल का काम करेगा। तो आप सभी लोग बताएं यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 पंचे 100, 20 को 80, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 12। यदि हम 3 और 5 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 15%।
यानी छूट की दर कितने प्रतिशत आ गई, 15%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में है तथा शेष का 1/3 भाग 6 मीटर जल के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा टफ है, इसलिए आप सभी लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोला है, हमें खंभे की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि खंभे की लंबाई कितनी है, एल है। ठीक है, हमने मान लिया कि एक ये जो है तो एक खंभा है, इसकी लंबाई कितनी है, एल है। इसके बाद क्वेश्चन पे बोला है किसी खंभे का 2/5 भाग कीचड़ में है, यानी जो खंभा है इसका 2/5 भाग जो है तो कीचड़ में है, यानी कि इतना भाग जो है तो कीचड़ में है। तो हमने मान लिया कि इसका 2/5 भाग कीचड़ में है। ठीक है, इस लंबाई का 2/5 भाग कीचड़ में है, तो शेष भाग कितना कहला जाएगा, शेष भाग कहला जाएगा 3/5। चलिए इसे एक बार लिख के समझा देते हैं। खंभे की लंबाई कितनी है, एल है, और कीचड़ में भाग कितना कहला जाएगा, कीचड़ में भाग, कीचड़ में खंभे का भाग कहला जाएगा 2/5 एल, जो हमने यहाँ पास अभी ज्ञात किया था। इसके बाद शेष भाग कितना कहला जाएगा, शेष भाग जो कीचड़ में नहीं है। तो शेष भाग आप सभी लोग बताएं, तो आप सभी लोग का सीधा सा जवाब रहेगा, यदि हम खंभे की पूरी लंबाई में से कीचड़ वाले भाग को घटा देते हैं तो खंभे का शेष भाग पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5L - 2L/5, यानी कि 3/5L जो है तो शेष भाग कहलाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जल में कितना प्रतिशत भाग होगा हमें ज्ञात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल में भाग। ठीक है, जल में कितना भाग आएगा हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो अभी शेष कितना आया था, शेष आ गया था, शेष भाग कितना था, 3/5L, जो अभी मैंने ज्ञात किया था ना, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन पे बोला है शेष का 1/3, तो हम यहाँ पे करते हैं, शेष कितना था 3/5L, इसका 1/3 कितना आ जाएगा आप सभी लोग बताएं। तो इसका 1/3 आ जाएगा L/5। ठीक है, यानी कि जो L/5 है जल में भाग है। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। इसके बाद क्या बोला है, 6 मीटर जल के ऊपर है, शेष का 1/3 भाग 6 मीटर जल के ऊपर है। तो इसको भी निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जल के ऊपर का भाग, जल के ऊपर का भाग कितना आ जाएगा, तो जल के ऊपर का भाग कहला जाएगा, अभी हमने शेष भाग कितना निकाला था 3/5L, और ऊपर का भाग कितना कहला जाएगा, ऊपर का भाग कहला जाएगा 2/3। क्वेश्चन पे तो यही बोला है, तो 2/3 जो है तो ऊपर का भाग कहलाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/5L। ठीक है, यानी जल के ऊपर का भाग कितना कहलाएगा 2/5L, और इसकी वैल्यू कितना बोला गया है, 6 मीटर जल के ऊपर है। इसकी वैल्यू यहाँ पे बताया गया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2/5L = 6। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो बस आप इसे सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे L = 6 × 5, तेरिया गुणा करा देते हैं और यहाँ पे 2 लिख दिए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 2, 3 = 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 15। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे ट्रिग्नोमेट्री का सवाल दिया हुआ है, तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, sec θ -1/sec θ + 1 की वैल्यू कितनी होगी हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी लोग बताएं, sec θ को अपन क्या लिख सकते हैं, आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो sec θ को अपन लिख सकते हैं 1/cos θ, इतना लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/cos θ -1, और यहाँ पे लिखेंगे 1/cos θ + 1, इतना आ जाएगा। बस आप सभी लोग इसे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - cos θ cos θ, और यहाँ पूरे का बटे रहेगा ये वाला। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 + cos θ, बटे के बटे में cos θ रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे, आप सभी लोग समझ जाइएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 - cos θ × cos θ बटे 1 + cos θ ×
कॉस थीटा, ये भी पूरे के बटे में रहेगा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गए तो कितना यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा माइनस 1 बटे सेक थीटा प्लस 1। इसकी वैल्यू आ गई 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। हालांकि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को कई बार सॉल्व कराया था, तो आई होप आप सभी लोग से बनता होगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति घर से स्कूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा स्कूल से घर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट रहा है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल कितने थे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन पे हमें क्या करना है, औसत चाल को ज्ञात करना है। जैसे अभी मैंने फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे बताया था, सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए इसे एक बार सॉल्व कर रहे हैं। तो औसत चाल का फार्मूला मैंने क्या बताया था, आप सभी लोग को याद होगा। औसत चाल का फार्मूला मैंने बताया था 2xy बटे x प्लस वाई। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक व्यक्ति घर से स्कूल, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे घर बना दिया और यहाँ पे हमने बना लिया स्कूल। ठीक है, तो घर से स्कूल कितने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और स्कूल से घर किस रफ्तार से चलता है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो हमें क्या करना है, औसत चाल को ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं घर से जब स्कूल जाता है तो उसकी चाल x मान लेते हैं, और जब स्कूल से घर आता है तो उसकी चाल को हम मान लेते हैं y। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस इसी फॉर्मूले पे मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 2 यानी कि 5 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 2 और यहाँ पे आ गया 5, और यहाँ पे हमने लिख दिया एवरेज स्पीड यानी कि एवरेज चाल। तो बताइए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12/5। तो 12/5 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12/5 को अपन लिख सकते हैं 5 दूनी 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 2.4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल किसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने घंटे में हौज पूरा भर जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, चलिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने हालांकि करा दिया था, लेकिन फिर भी इसे एक बार सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन पे क्या बोला, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल उसी हौज को 15 घंटे में भरता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में भरेंगे। बहुत ही ईजी है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक भी बताया था और एलसीएम प्रोसेस वाली विधि भी बताया था। तो हम इसे शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो जब भी दोनों को एक साथ करने के लिए कहा जाए तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इंटू वाई और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई, जब दोनों को एक साथ कहा जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समय, ठीक है, यहाँ पे समय बोला है ना, कितने घंटे में भरेगा, यानी कि हमें समय को ज्ञात करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू को हम मानेंगे 10 और y की वैल्यू को हम मानेंगे 15। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 इंटू 15 और यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 150 में यदि हम 25 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 6 घंटे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि यदि एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भरता है तथा दूसरा नल किसी हौज को 15 घंटे में भर सकता है, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने घंटे में भरेगा, यानी कि हमें समय को ज्ञात करना है। यदि हम पहले नल को ए मान लेते हैं जो कि कितने घंटे में भरता है, 10 घंटे में भरता है, और दूसरे नल को हम बी मान लेते हैं जो कि कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में भरता है, और टोटल हौज में कितना पानी आएगा आप सभी लोग बताएं। तो टोटल हौज में पानी आ जाएगा 30, यानी कि 15 और 10 का एलसीएम जो है तो टोटल हौज में पानी आ जाएगा। जब ए 10 घंटे में भरता है और बी 15 घंटे में भरता है तो 1 घंटे में ए कितना पानी भरेगा, 3 भरेगा, और बी कितना भरेगा, 2 भरेगा। अब क्या करते हैं,
इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसी 5 का यदि हम टोटल पानी में भाग लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी कि 6 घंटे में पूरा और भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। आप सभी लोग को जो भी मेथड सही लगे आप सभी लोग उसी मेथड से सॉल्व करिएगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि पिता पुत्र की औसत आयु 28 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है। तो पिता की आयु ज्ञात करना है। क्वेश्चन पे क्या बोला, पिता और पुत्र की औसत आयु। यदि हम पिता और पुत्र की कुल आयु निकालना चाहे तो कितने आएगी, आप सभी लोग बताएं। तो क्वेश्चन पे बोला है औसत आयु बताई गई है, तो हमें बताना है कि उनकी कुल आयु कितनी होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिता व पुत्र की कुल आयु। कुल आयु कितने कहला जाएगी, आप सभी लोग बताएं। तो कुल आयु कहला जाएगी 28 × 2 = 56 वर्ष, यानी कि दोनों की आयु का योग कितना कहला जाएगा, 56 वर्ष। यहाँ पे पर एक के लिए बताया गया था, यानी कि औसत आयु है 28 वर्ष। तो हमने यहाँ पे कुल आयु को ज्ञात कर लिया। अब क्वेश्चन पे क्या बोला, यदि उनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:1 है, तो पिता की आयु क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो आप सभी लोग जानते होंगे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करते हैं, पिता की आयु याद करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिता की आयु बराबर, तो यहाँ पे टोटल आयु लिखेंगे। टोटल आयु कितनी है, 56 वर्ष है। और किसकी आयु ज्ञात करना है, हमने पिता की आयु को ज्ञात करना है। तो अनुपात कितना है, पिता के लिए 3 है। और इन्हीं अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 3 + 1 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 56 × 3/3 + 1, ठीक है ना। पिता के लिए सबसे पहला अनुपात कितना, 3 है। और पुत्र के लिए कितना, 1 है। तो इन दोनों का अनुपात को आपस में जोड़ देते हैं। और हमें क्या करते हैं, यहाँ पे कर रहे हैं पिता की आयु। तो पिता की आयु कितनी आ जाएगी, आप सभी लोग बता दें अब। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 56 × 3/4। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 × 4 और यहाँ पे आ जाएगा 14 × 56। तो 14 और 3 का आपस में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि पिता की आयु कितनी आ गई, 42 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है, 1:4 है। यदि उनका कुल मूल्य कितना हो, 200 रुपये हो, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने कई बार सॉल्व किया था। और मैंने आपको बताया था जो भी पैसे दिए रहते हैं उनको रुपए में सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है। तो हम 50 पैसे को क्या लिखेंगे, आप सभी लोग बताएं। तो 50 पैसे को हम लिखेंगे, 50 पैसे में यदि हम 100 पैसे का भाग दे देते हैं तो रुपए में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम 50 पैसे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। इसी टाइप से 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं, 25/100, यानी कि 1/4 लिख सकते हैं। 50 पैसे को हम क्या लिखेंगे, 1/2 रुपये। और 25 पैसे को क्या लिखेंगे, 1/4 रुपये। अब क्वेश्चन पे क्या बोला, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1:4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, x आ जाएगी। इसी टाइप से 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी। और मैंने बताया था 50 पैसे को हम हमेशा क्या लिखेंगे, 1/2 रुपये में कन्वर्ट करके। इसी टाइप से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 4x। क्वेश्चन पे दिया है अनुपात कितना है, 1:4 है। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या x आ गई, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 4x आ गई। और रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/2। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 25 पैसों के सिक्के की संख्या कितनी है, 4x है। और जब हम इसे रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x/4। ठीक है, इतना आप सभी लोग समझ गए होंगे। और इनका कुल मूल्य कितना है, 200 है। तो क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ देना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 4x/2 और यहाँ पे लिखेंगे 4x/4 और यहाँ पे 200 तो दिया ही है। तो इसे सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x + 2x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बस आ जाएगा। और यहाँ पे 200 तो दिया ही है। तो 2 1 3 और 1 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4x = 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 50। इतना आ गया ना। अब हमें क्या करना है, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है।
तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितने थे? 25 पैसों के सिक्कों की संख्या को हमने माना था 4x। हमने यही माना था ना, 25 पैसों के सिक्कों की संख्या को हमने माना था 4x। तो x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू अभी आई है 50। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 और 4 का आपस में गुण हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 200। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरेश तथा नरेश की कार्य क्षमता 2:3 है। यदि सुरेश अकेला एक काम को 16 दिन में करे तो नरेश उसे कितने दिन में पूरा करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, आप सभी लोग उसे नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या रहेगी? y इंटू एन बटे एक्स। बस आप सभी लोग इतना याद रखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या रहेगा? y बटे एक्स इंटू एन। ठीक है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे x और x y और n क्या है, तो आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे अनुपात क्या है? 2/2:3। ठीक है, तो इसको हमने मान लिया कि x अनुपात y है, यानी कि x बटे y की वैल्यू कितनी है? 2/3 है। ठीक है, और n को हम क्या मानेंगे? जो भी दिन दिया रहेगा। तो n की वैल्यू कितनी है? 16 है। तो यहाँ पे x बटे y दिया है, तो y बटे एक्स क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट करेंगे तो y बटे एक्स आ जाएगा 3/2। इतना अपना को पता चल गया। और n की वैल्यू तो दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/2 इंटू एन की वैल्यू कितनी थी? 16 थी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2/16 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और 8 को गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। यानी कि नरेश उस कार्य को कितने दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि 60 मीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक सिग्नल पोस्ट पार करने में कितना समय लगेगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हमें क्या याद करना है? समय याद करना है। और समय का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी लोग बताएं। समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। यही होता ना, दूरी कितनी बताई गई है? जो भी रेलगाड़ी की लंबाई रहेगी, तो दूरी यहाँ पे कितनी है? 750 मीटर है। और यहाँ पे चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बस आप इसे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समय बराबर 750 बटे 60। लेकिन आप सभी लोग को एक सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे मीटर पे बोला है। ठीक है, मीटर पे बोलो, और ये जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटे पे दी हुई है। तो हम इसे क्या करेंगे? किस में कन्वर्ट कर लेंगे? मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यदि हम चाल में 5/18 का गुणा करा देते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो आप सभी लोग बताएं इसे कैसे सॉल्व करेंगे अब? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 18 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। और यहाँ पे अब कितना आ जाएगा? 2 3 6 और यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और ये यहाँ पे मीटर पे तो दिया ही था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 750 बटे 50/3। और यहाँ पे समय तो लिखा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये जो है तो ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 750 × 3 और यहाँ पे 50 रहेगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर कट गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5 × 5, यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 और 3 का आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 45 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला है कि किसी निश्चित स्थान पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 तथा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 129 है। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 120 है। और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 129 है। दोनों में कितने का अंतर है? सिर्फ 9 का अंतर है। ठीक है, इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया ना? यानी कि दोनों में कितने का अंतर है? 120 और 129 में कितने का अंतर है? सिर्फ 9 रुपये का अंतर है। इसके बाद हमें क्या करना है? हमें ब्याज की दर निकालना है। तो आप सभी लोग बताएं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपये है। तो 1 वर्ष का कितना आएगा? आप सभी लोग बताएं,
2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा? तो आप सभी लोग का सिंपल सा जवाब रहेगा 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा 60 रुपये। बस यह जो 60 रुपये है मूलधन का काम करेगा, ठीक है ना। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ गया? 60 आ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 9/60 इंटू 100 और यहाँ पे लिख देंगे दर बराबर, ठीक है। तो दर बराबर क्या आ जाएगा? दोनों में अंतर कितना था? 9 का था, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 60 लिखेंगे इंटू 100। इतना आप सभी लोग को समझ आ गया होगा। तो बस आपको इसे सॉल्व बस करना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 त्रिकाई 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20, 20 से कम 20, 20 पंचे 100 और 3 और 5 का यदि आपस में गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा? 15%। यानी कि ब्याज की दर कितनी आ गई? 15% आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसका आंसर आप सभी लोग स्वयं बताएं। आप सभी लोग जानते होंगे कि केंद्रक त्रिभुज की मध्यिका को हमेशा 1:2 में विभाजित करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने शून्य की खोज की थी? तो इसका आंसर आप सभी लोग बताइए क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत देश ने शून्य की खोज की थी। बहुत ही ईजी था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन संख्या में 43 को कैसे लिखेंगे? आप सभी लोग रोमन संख्या तो जानते होंगे। जैसे हम 1 को क्या लिख सकते हैं रोमन संख्या पे? इस टाइप से लिखते हैं। 2 को इस टाइप से लिखते हैं। तो आपको बताना है कि उसी टाइप से 43 को क्या लिखेंगे। तो उसी टाइप से 43 को लिखेंगे XLIII, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अब रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं। तो चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन है, एक्स कहता है वाई से, अगर मैं तुम्हारे पिता का बेटा नहीं हूँ, तुम मेरे भाई नहीं हो, तो एक्स का वाई से क्या संबंध है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप सभी लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको सभी लोग को इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा वहन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों हालांकि मैंने रीजनिंग की कई वीडियो अपलोड की थी। यदि आपने रीजनिंग की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखिएगा। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूट भाषा में यदि सी को क्या लिखा जाता है? 3 लिखा जाता है। क्वेश्चन पे बताया गया है कि कूट भाषा में सी को 3 लिखा जाता है। फियर को क्या लिखा जाता है? FEAR। फियर को क्या लिखा जाता है? 30 लिखा जाता है। तो हेयर को क्या लिखा जाएगा? बहुत ही सिंपल है। अल्फ़ाबेट पे एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। यहाँ पे 6 मैंने लिख दिया। ई कौन से नंबर पे आता है? 5वें नंबर पे। ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। और आर जो है तो 18वें नंबर पे आता है। तो 6 + 5 + 1 + 18 तो कितना आ जाएगा? आप सभी लोग बताएं। 6 × 5 = 11, 11 × 1 = 12, 12 और 18 को आपस में जोड़ देते हैं कितना आ जाता है? 30 आ जाता है। उसी टाइप से हमें क्या करना है? हेयर को लिख देना है। तो एच कौन से अल्फ़ाबेट पे अक्षर पे आता है? एफ जो है तो अल्फ़ाबेट पे 8वें नंबर पे आता है। ए कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे आता है। आई कौन से नंबर पे आता है? आप सभी लोग बताएं। तो आई आता है 9वें नंबर पे। और आर कौन से नंबर पे आता है? 18वें नंबर पे, अभी मैंने बताया था। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 × 1 = 9, 9 × 9 = 18, 18 और 18 को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 36। यानी कि हेयर का कूट क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे श्रृंखला क्या है? 1 3 5 7, यानी कि ये जो भी श्रृंखला है इसमें विषम पद को दिया गया है। जैसे 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद कितना आता है? 7 आता है। यदि आप सभी लोग इनका गैप देखें तो 2 2 का गैप है, ठीक है। 2 2 का गैप है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 7 में यदि हम 2 को जोड़ देते हैं कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। यानी कि अगला पद क्या आएगा? 9। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर था। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंगत लिखा हुआ है, यानी कि ऑड वर्ड कौन सा है? आप सभी लोग देखें और इसके आंसर को बताएं।
जैसे यहाँ पे कोयला लिखा है, पेट्रोल लिखा है और यहाँ पे सौर ऊर्जा लिखा है और यहाँ पे जीवाश्म ईंधन लिखा है। तो आप सभी लोग बताएं इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो यहाँ पे असंगत है। तो जैसे यदि आप कोयले को देखेंगे तो कोयला एक बार यूज होने के बाद दोबारा नहीं यूज होता है। उसी टाइप से पेट्रोल को एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। इसी टाइप से जीवाश्म ईंधन का भी एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम। इसी प्रकार सौर ऊर्जा लिखी है तो सौर ऊर्जा को कई बार यूज कर सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे असंगत शब्द रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। दोस्तों अब एलिमेंट्री नॉलेज के क्वेश्चन आ गए हैं जिन पे डीजल इंजन व पेट्रोल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखिए। यहाँ पे एक आई टैप आ रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं और लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है। इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि लीफ स्प्रिंग पिछले पहिए में कितनी संख्या में होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा लीफ स्प्रिंग पिछले पहिए में कितने होते हैं, 5 से लेके 7 तक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक कारों के अगले पहियों में कौन सा सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आधुनिक कारों के अगले पहिए में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्यूम क्लच में क्या होता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। तो मैं आपको बता दूं वैक्यूम क्लच में पिस्टन भी होता है, वैक्यूम सिलेंडर भी होता है, रिजर्वोयर भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाइड्रोलिक क्लच में पिस्टन भी होता है, कंट्रोल बल्ब भी होता है व एक्यूमुलेटर भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। आपको बताना है कि स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रोड जंक्शन या पदयात्री परिपथ, यानी कि जिसे कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग से पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद अथवा पीले रंग की रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। आपको बताना है कि द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पास्कल नियम का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ढलान वाली सड़क पर ड्राइविंग कर रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर रहेगा पहाड़ी के ऊपर जाने वाले वाहनों को अग्रता दी जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीओ का फॉर्म 4 क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आरटीओ का फॉर्म 4 किसके लिए बताता है, लाइसेंस के आवेदन हेतु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों का स्वामित्व स्थानांतरण किस फॉर्म के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा वाहनों का स्वामित्व स्थानांतरण आरटीओ फॉर्म 29 के तहत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दुर्घटना की जानकारी देने हेतु किस टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटना की जानकारी देने हेतु 1033 टोल फ्री नंबर की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार ने कब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 25 दिसंबर सन 2000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। 25 दिसंबर 2000 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहा। इस क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि यह जो चिन्ह है यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यह चिन्ह प्रदर्शित करता है कि आगे बाजरी फैली हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि यह चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा आगे आने वाले वाहनों को प्राथमिकता दी जाए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे आपको बताना है कि यह जो चिन्ह है क्या प्रदर्शित करता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा आगे बस स्टॉप है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लीडिंग द्वारा ब्रेक प्रणाली से क्या निकलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ब्लीडिंग द्वारा ब्रेक से
हवा निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर ब्रेक किस में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि एयर ब्रेक किस में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जो एयर ब्रेक होते हैं ट्रकों में यूज किए जाते हैं व रेलगाड़ी में यूज किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडिएटर में ताप का संचरण किस विधि द्वारा होता है। आपको बताना है कि रेडिएटर में ताप का संचरण किस विधि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा रेडिएटर में ताप का संचरण संवहन द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि इंजन में पानी का स्तर कम करने पर क्या परिणाम होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पिस्टन टूट जाता है, इंजन की नॉकिंग होती है और वायरिंग खराब हो जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आई रिपीट, इंजन में पानी का स्तर कम होने पर क्या क्या परिणाम होता है। पिस्टन टूट जाता है, इंजन में नॉकिंग होती है व वायरिंग की खराबी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है। आपको बताना है कि इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न किया जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एक्सपेंशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। एक्सपेंशन स्ट्रोक में इंजन द्वारा शक्ति उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मिजोरम। मिजोरम में जो है तो समुद्र तट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 रंग का झंडा किस देश का है। आपको बताना है कि 5 रंग का झंडा किस देश का है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा पुर्तगाल का झंडा जो होता है तो 5 रंग का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु ऊर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही ईजी है और आप सभी लोग जानते भी होंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था यह कहाँ पे हुआ था। तो इसका राइट आंसर रहेगा रियो डी जेनेरियो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी लोग जानते भी होंगे और इस क्वेश्चन को मैंने क्विज के रूप में बताया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा संघ लोक सेवा के नए अध्यक्ष बने हैं प्रदीप जोशी जी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कौन ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल सिंबल लगाने वाला भारत का पहला शहर बना है। तो मैंने इसका भी आंसर बताया था। तो इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ने हाल ही में चेक से होने वाले धोखाधड़ी को रोकने हेतु कौन सी सुविधा शुरू की है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पॉजिटिव पे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है सोमा मंडल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन व्यक्ति हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस यानी कि IBH के गैर कार्यकारी चेयरमैन बने हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सुभाष सयोरण मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्थर के कोयले के भंडार में विश्व में कौन सा देश अग्रणी है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि पत्थर के कोयले के मामले में चीन जो है तो विश्व में अग्रणी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पे पूछा गया है कि कोयला मंत्रालय कहाँ स्थित है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोयला मंत्रालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल जिनका एग्जाम है उन सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मैंने NCL में कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्जाम के लिए मैथ, हिंदी, इंग्लिश और मॉडल पेपर से रिलेटेड कई वीडियो को बनाया है। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन वीडियो को भी देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
दोस्तों हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके प्रिपरेशन भी अच्छी हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू।